आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, जिसमें से ये हमारा थर्ड लेसन है महाजनपद काल। इसके हम टोटल 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और यह है हमारा पार्ट 1, जिसमें से हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं महाजनपद काल। तो ये एरिया कुछ जो मैं मैप लेके आया हूँ, इस मैप में ये दिखाया जा रहा है कि कुछ ये एरिया जो महाजनपद काल के समय में भारत में पूरा कवर था, पूरा पार्ट। इसमें से जो 16 महाजनपद थे वो थे गांधार, कुरु, कंबोज, पांचाल, कौशल, इस तरह से बहुत से मगध। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अब आगे 16 महाजनपद के बारे में। तो 16 महाजनपद में से पहला है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। यह वर्तमान में आधुनिक स्थान भागलपुर, मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, यह क्षेत्र था। नेक्स्ट सेकेंड महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी थी राजगृह, जो वर्तमान में दक्षिण बिहार में है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वर्तमान में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में प्रयागराज यानी इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। पांचवी वजीर, जिसकी राजधानी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली थी, जो वर्तमान के दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र के समीप है। छठा कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। नेक्स्ट है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और इसका आधुनिक क्षेत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मालवा में है। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशावती थी और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र के समीप है। नेक्स्ट है पंचाल। पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी, वर्तमान में जो बांदा के पास है और यह वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड शहर में पड़ता है। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान के आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी और यह वर्तमान के जयपुर शहर में पड़ता है। 13वां कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी और यह वर्तमान के उत्तर प्रदेश में राजौरी एवं हजारा क्षेत्र के समीप पड़ता है। नेक्स्ट सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी और यह वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मथुरा के समीप है। अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली थी और यह वर्तमान में गोदावरी घाटी के समीप है। 16वां और आखिरी गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान के पाकिस्तान में रावलपिंडी एवं पेशावर के क्षेत्र में पड़ती है। और ये है उसके कुछ मैप्स, जिसमें से सारे साइट्स को पॉइंट करके बताया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे नॉर्थ में है पांचाल और सबसे नॉर्थ और वेस्ट में है कंबोज और गांधार। तो इस तरह से कुछ साइट्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन का सीरीज। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है वह माना गया है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। इस बीच का टाइम पीरियड महाजनपद काल कहलाया था। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेल कीजिए, यानी कि बताना है
कि कौन सा महाजनपद और उसकी राजधानी क्या है, इस तरह से इसमें मेल करना है। तो जस्ट हमने 16 महाजनपद के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में जाना था और उसके क्षेत्र, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए नंबर ऑप्शन गंधार। तो गंधार की राजधानी, अभी जस्ट हमने देखा था कि गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है बी सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। थर्ड है वत्स, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और ऑप्शन नंबर डी कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो इस तरह से हमने इसको सुमेल कर लिया है, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे यूपीएससी और वीपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे पुरुषपर, पुरुषपर, आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसी तरह से सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। वत्स या वंश या वत्स प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था। उत्तर पूर्व में यमुना की तटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूर कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। उसी प्रकार से कौशल इसकी आधुनिक क्षेत्र गोरखपुर के आसपास थी और इसकी प्रथम राजधानी श्रावस्ती थी। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसका आंसर आप सभी को इसका आंसर बताना है। फिर मैं पहले क्वेश्चन बोल के कुछ देर रुकूंगा और फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। एक्सप्लेनेशन। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था। इसके बचपन का नाम कुनिक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। तो बिंबिसार का बचपन का नाम कुनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे बिहार की राजधानी पटना है, इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो उसी से एक क्वेश्चन है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, और यह पाटलिपुत्र जो था वह गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है उदयन, ऑप्शन नंबर बी, उदयन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाटलिपुत्र भारत के राज्य बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। इस शहर को पुराने समय से ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के लिए की थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सम्राट अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी था उदयन, उसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसी वक्त उन्होंने राजगिरी से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय
बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है इसका आंसर कि शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंशों में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के काल को प्रमुखतः दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, मगध की राजधानी का स्थानांतरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बताना है कि जो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी वो किस जगह में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। बिना कोई टाइम बताए हम फटाफट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेनेशन। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा तथा क्षुद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी मालव नरेश पराजित हो गए। सिकंदर ने यहाँ भीषण नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है कि बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी, और जो युद्ध हुआ था उसमें भी वह सिकंदर जीत चुका था और मालव नरेश पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो सिकंदर महान और पोरस के बीच के युद्ध का वर्णन भी है। उसमें से ये क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर दोनों सेनाओं ने पड़ाव डाला हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर ही दोनों सेनाओं एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। एक्सप्लेनेशन। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे थोड़ा ध्यान से एक बार और देखते हैं। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। यानी जो सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध हुआ था उसमें सिकंदर विजयी हुआ था, लेकिन फिर भी पोरस की साहस को देखकर उसने उसका राज्य वापस कर दिया और पोरस और सिकंदर में फिर दोस्ती बन गई और वह एक दूसरे के सहयोगी हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजक। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया था। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं, बस सेम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। बताना है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। यह जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। तो एक टीवी में एक सीरियल भी आता है, जिस धारावाहिक जिसमें से बताया गया कि विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, तो उसी के बारे में ये बता रहा है।
वर्तमान में उज्जैन मध्य प्रदेश में है और वह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। एक्सप्लेनेशन, नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्म नंद ने की। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जैंत्रमीज कहा गया? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। घनानंद को ग्रीक या यूनानियों लेखक द्वारा अग्रमीज कहा गया था। एक्सप्लेनेशन, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंट्रमीज कहा। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। भारत में सिकंदर का आक्रमण घनानंद के टाइम पे हुआ था और यह नंद वंश का अंतिम शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो आप भारत में, आप जो सबको जैसा कि पता है कि बहुत सारे देश से लोग आकर के भारत में व्यापार करते थे, या फिर भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसके वजह से अलग अलग क्षेत्रों से भारत पर आक्रमण होते रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। उसी में से सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से थे। इसका संबंध हकमनी वंश से था। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है कि सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ था वह ईरानियों द्वारा किया गया था। तो दूसरा किसने किया था, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जो यूरोपीय आक्रमण हुआ था भारत पे, वह यूनानियों द्वारा किया गया था, जिसमें से कि समुद्र का रास्ता ढूंढा गया था और फिर वास्को डी गामा भारत पहुंचा था और 15वीं सदी में, और फिर भारत पे आक्रमण किया था। एक्सप्लेनेशन, भारत के समुद्र के रास्ते की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि समुद्र के रास्ते की खोज 15वीं सदी के अंत में हुआ था, यानी कि भारत में समुद्र के रास्ते की खोज यूनानियों द्वारा 1458 में हुआ था। 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा, और वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पहुंचा था। कालीकट, और फिर यूनानियों का भारत आना, यूरोपीय और यूनानी सारे भारत आने के रास्ते खुल चुके थे और यहाँ व्यापार के बहाने फिर धीरे धीरे यहाँ आक्रमण होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया?
भारत के भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दारेवाहु फर्स्ट। दारेवाहु फर्स्ट या फिर डेरियस, जो ईरान का हकमनी वंश का शासक था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईरान के हकमनी वंश के डेरियस या दारेवाहु फर्स्ट शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो जो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है सिकंदर और पोरस का युद्ध, यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। एक्सप्लेनेशन, झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसकी साहस से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य वापस कर दिया और उसका सहयोगी बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये क्लियर हुआ कि झेलम का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व हुआ था वह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। पोरस जो पंजाब का राजा था और यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया ये बताना है। तो कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि 326 ईसा पूर्व की कहानी थी, जिसमें से कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व और सर्वप्रथम पंजाब के राजा पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था, जिसमें से सिकंदर विजयी रहा था। एक्सप्लेनेशन, कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, बैक्टीरिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किया और वहां सिकंदरिया नामक नगर बसाया। यह नगर गंधार के नाम से भी जाना जाता है, जो 16 महाजनपदों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा शासक किस वंश से ताल्लुकात रखता था। इसका देखते हैं फटाफट कि बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश से बिलोंग करता था। कालाशोक, यह शिशुनाग वंश से बिलोंग करता था। महापद्मनंद नंद वंश से बिलोंग करता था और बिंदुसार मौर्य वंश से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित कीजिए। कि महाजनपद और उसका आधुनिक क्षेत्र। तो पहला है मगध। जो मगध महाजनपद था, इसका आधुनिक क्षेत्र है पटना व गया के जिले। पटना व गया के जिले यह आधुनिक क्षेत्र पड़ता है, जो पुराने प्राचीन भारत में मगध महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट है वत्स। वत्स जो कि वर्तमान में इलाहाबाद है। कौशल जो कि वर्तमान में अवध, और अवंती जो कि आधुनिक क्षेत्र मालवा है। एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो कुछ खास एक्सप्लेनेशन है नहीं मैच द फॉलोइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो आपको जैसा कि पता है कि महाजनपद काल में सबसे ताकतवर क्षेत्र जो था वह था मगध, और यहाँ बहुत से राजाओं ने, शासकों ने इस पर आक्रमण किया और इसकी अलग अलग राजधानी बनाई थी। तो जिसमें से मगध की पहली राजधानी थी वह थी राजगृह। एक्सप्लेनेशन, महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था और इसकी स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही देखा था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस शासक द्वारा
पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयनभद्र अथवा उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी के रूप में चिन्हित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका आंसर बताना है कि 16 महाजनपदों की सूची किस जगह उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पिछले क्वेश्चंस का। पिछला क्वेश्चन जो हमारा था कि 16 महाजनपदों की सूची किस जगह उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत पिटक के 5 निकाय में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारे उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। एक्सप्लेनेशन, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंट्रमीज कहा। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासन में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय में हुआ था और इसे कुछ यूनानी लेखक ने अग्रमीज या जैंट्रमीज कहा। यह क्वेश्चन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व। छठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। एक्सप्लेनेशन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासन काल में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया। इस वंश के अन्य शासकों अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश को पितृघातियों का वंश कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर शासकों ने अपने पिता को ही मारकर अपना शासन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसके क्या क्या कारण थे? ऑप्शन फर्स्ट, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। सी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिल गया। और ऑप्शन नंबर डी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो भारत में सफलता के क्या क्या कारण थे यह बताना है। इसका करेक्ट आंसर है, सारे आंसर इसके सही हैं कि भारत में सफलता का सबसे प्रमुख कारण था कि यहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और सिकंदर की सेना भी श्रेष्ठ प्रकार की थी और उन्हें कुछ भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को दी गई थी।
अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह कहाँ नहर खोदी गई थी ये बताना है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक मिस्टेक है कि खोदी गई थी लिखा गया है, यहाँ पे होगा खोदी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह कलिंग में खोदी गई थी, यह अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है। एक्सप्लेनेशन। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, इसके अनुसार अभिलेख लिखने के 300 वर्ष पूर्व लगभग 344 मगध नरेश वंश के महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति उखड़वा लिया और उसके साथ ही वहां एक नहर खोदने का आदेश दिया। अभिलेख की 6ठी पंक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने तंसुली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था। इस पार्ट का, हमारा फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 25 क्वेश्चंस अगले पार्ट में करेंगे और फिर हमारा महाजनपद काल समाप्त हो जाएगा। और इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, वह है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट वाइज पार्ट, हर पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, तो पार्ट वाइज पार्ट आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपना अधीन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था, और वह था डेरियस। एक्सप्लेनेशन। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। हाँ, डेरियस प्रथम प्राचीन ईरानी के हखामनी वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसे इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। वह फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस के बाद हखमनी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में हखमनी साम्राज्य मिस्र से सिंधु नदी तक फैल गया था। उसने यूनान पर कब्जा किया और उत्तर में शकों से भी युद्ध लड़ा। उसने इतने बड़े साम्राज्य में एक समान मुद्रा चलाई और अरामाइक को राजभाषा करार दिया। तो इस तरह से हमारा 25वां क्वेश्चन खत्म होता है कि सबसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया, और वह जो कुछ शासक जो भारत के कुछ भाग को अपना अधीन बनाया वह था डेरियस। मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हमारे सारे वीडियो को देखते रहिए और उससे रिवाइज करते रहिए।